दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. Hello, I am Fatima ma'am, back with you, continuing with sequences and series. अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ वीडियोस देखे हैं. वी सॉ द बेसिक्स ऑफ AP. हमने शॉर्टकट्स देखे हैं उसके ऊपर हमने MCQs सॉल्व किए हैं एंड वी हैव ऑल्सो सीन सम JEE क्वेश्चंस ऑन AP. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग फॉर GP. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स और शॉर्टकट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ MCQs सॉल्व करेंगे हम इन पे. आप इसीलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक्स थोड़े रिवाइज कर लीजिए सो दैट ये वीडियो में आपको कोई इशू ना आए. लेट अस स्टार्ट. प्रॉब्लम्स ऑन GP. चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें. A1, A2, A3 up to A50 are in GP. Then you have to find the value of this expression. ये एक रेशियो दिया है, उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है. अब ये कैसे करोगे? अब देखो A1, A2, A3 up to A50 अगर GP में है, मतलब ये GP के टर्म्स है, करेक्ट? GP के अगर ये टर्म्स है तो हम GP का nth टर्म जानते हैं. GP का अगर आपको nth टर्म चाहिए होता है तो GP का nth टर्म ये होता है AR रेज टू n-1, जहाँ पे A आपके GP का फर्स्ट टर्म हो गया और R जो है उस GP का कॉमन रेशियो है. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है. A क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा. और अगर आपको और भी कोई टर्म चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू वांट द फिफ्थ टर्म, तो दिस विल बिकम AR रेज टू 5-1, मतलब AR रेज टू 4. मतलब बेसिकली अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए तो R का पावर आपको सिर्फ उससे एक कम लेना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. तो ये अगर आपने आपके रेशियो में डाल दिया, ये रेशियो आपको क्या दिया है, लेट्स सी, A1 माइनस A3 प्लस A5, ऐसे ही एड सब्ट्रैक्ट ऑल्टरनेट होते जा रहा है A49 तक. मतलब बेसिकली ऑड टर्म्स है. न्यूमरेटर में ऑड टर्म्स जो है GP के वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है. डिनोमिनेटर में A2 माइनस A4 प्लस A6, मतलब इवन टर्म्स आपके ऑड ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. कब तक? A50 तक. अच्छा, अभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ऐड बोल दिया मैंने तो सम के पीछे मत भागो. ये मत सोचो कि अरे मैम यहाँ पे तो शायद हम सम यूज कर लेंगे GP का. कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेशियो है. ये रेशियो अगर है ना तो आपने nth टर्म डाल दिया ना तो आपका काम हो जाएगा. उसमें सम डालोगे तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी. बीच में कुछ कुछ माइनस वाले टर्म है, फिर प्लस वाले टर्म है, उनको अलग करो, उनको ग्रुप्स में बनाओ. उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला डाल देंगे. A1 जो है फर्स्ट टर्म वो A ही रहेगा. A3 मतलब आपका थर्ड टर्म हो गया, ये AR स्क्वायर हो जाएगा. A5 आपका फोर्थ टर्म है, ये AR रेज टू 4 हो जाएगा. ऐसे ही हम चले जाएंगे एंड तक, A49 तक, ये AR रेज टू 48 हो जाएगा. एक कम कर रहे हैं ना हम, पावर एक कम हो जाएगा. वैसे ही आपके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये A2 है, ये AR हो जाएगा, ये AR क्यूब हो जाएगा, ये AR रेज टू 5 हो जाएगा. और हम जा रहे हैं A50 तक, मतलब AR रेज टू 49. अब देखो न्यूमरेटर में अगर आप टर्म्स देखोगे सब में A आता है, सब में A आता है, तो हम A को कॉमन ले लेंगे. ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं. A को अगर कॉमन लोगे आप तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4. ऐसे ही ये ऐड होते जाएगा R रेज टू 48 तक. अच्छा, डिनोमिनेटर में बताओ क्या ले सकते हैं कॉमन? A तो ले ही सकते हैं डेफिनेटली, वो तो आपको दिख रहा है सेम न्यूमरेटर जैसा. बट उसके साथ साथ आप R भी ले सकते हो कॉमन. अगर डिनोमिनेटर में से मैंने पूरा AR ही कॉमन ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे. इसमें से अगर मैंने AR बाहर निकाल दिया तो डेफिनेटली 1 बचेगा. AR क्यूब में से अगर R चला जाएगा, A तो चला गया, R क्यूब में से अगर एक R बाहर आ जाता है तो R स्क्वायर बचेगा. R रेज टू 5 में से अगर एक R बाहर जाता है तो R रेज टू 4 बचेगा. समझ रहा है क्यों R के साथ लिया? आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला है आगे. क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी ये जाएगा एंड तक, AR रेज टू 49 में से A बाहर आ जाएगा, R चला गया R रेज टू 49 में से, तो R रेज टू 48 बच गया. अरे ये देखो, ये तो सेम है दोनों.
दोनों अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, साथ साथ में देखो ए भी कैंसिल हो रहा है बाहर, ये ए भी गया और ये भी गया, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1/r। अब आप बोलोगे मैम ये तो है नहीं ऑप्शन में, इसको क्या करेंगे हम, कहाँ से होगा आर ऑप्शन में, आर तो आपने खुद लिया है ना, आर कहीं पे क्वेश्चन में भी तो नहीं था, तो ऑप्शन में कैसे हो सकता है, आर तो आपने खुद बोला था कि ये जीपी का कॉमन रेशियो, चलो इसको ले लेते हैं हम लोग आर, तो ऑप्शन में तो नहीं रहेगा वो, लेकिन ऑप्शन में ला सकते हो आप, देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली ये 1/r की इक्वल है। अच्छा, अब आर क्या होता है एक्चुअली, आर जीपी का कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो से मेरा मतलब क्या होता है, अगर आपके पास ये जीपी है तो इसको अगर मैं डिवाइड करती हूं तो मुझे आर मिलता है, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूं तो मुझे आर मिलता है। अब a2/a1 अगर आर होता है तो अगर मैंने इनको उल्टा कर दिया दोनों फ्रैक्शंस को तो a1/a2 1/r हो जाएगा ना, a1/a2 1/r हो जाएगा। मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जब आप रेशियो ले रहे हो तब आपको आर मिल रहा है, अगर उल्टा रेशियो लोगे तो 1/r ही मिलेगा ना। इफ यू आर टेकिंग द रेशियो द अदर वे अराउंड यू आर गोइंग टू गेट 1/r। मतलब ये 1/r एक्चुअली किसके इक्वल है, ये 1/r तो a1/a2 के इक्वल है। वही अगर आपको ऑप्शन में आर आ रहा होता, आंसर में सॉल्व करके अगर आर आ रहा होता, आर कब आता, अगर ये जो है ना ये फ्रैक्शन अगर उल्टा होता, इसको फ्लिप कर दोगे ना तो आपको आंसर आर आएगा। आर आता तो फिर आपका ऑप्शन डी होता। डी क्यों होता आंसर आपका फिर, बिकॉज a25/a24 ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। ओके, वो आप जैसे ऑर्डर में लेते हो a50/a49 अगर लोगे तो आपको आर ही मिलेगा ना, जरूरी नहीं है कि आप सेकंड और फर्स्ट टर्म का ही रेशियो लो, बीच में कहीं भी ले सकते हो। वही तो जीपी का डेफिनेशन है कि कोई भी दो टर्म को अगर आप ले लोगे तो आपको रेशियो सेम आएगा, तो जरूरी नहीं है कि a1 और a2 का ही रेशियो लिया जाए। ये a24/a25 होता ना तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। मतलब पहला और दूसरा ही लेना जरूरी नहीं है, आप पांचवा और छठा भी ले सकते हो, आप 24th और 25th भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। इन दिस केस आपको 1/r पहला टर्म अपॉन दूसरा टर्म आपको ऑप्शन में दिख रहा था, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है काफी, सिर्फ यहाँ पे एंड में एक छोटा सा माइंड ट्रिक आपके साथ प्ले कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हमने देख लिया, छोटी सी चीज थी, हमें बस आइडेंटिफाई करना था कि क्वेश्चन में ये चीज कहाँ पे है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, यू कैन क्विकली राइट इट डाउन एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। In an infinite GP, the first term is A. If the sum of the GP is 5, then which of these options is true? अच्छा, infinite GP याद है, देखा था GP की वीडियो में। infinite GP क्या होता है? infinite GP ऐसा GP होता है जो चलता जाता है, उसके टर्म्स कभी खत्म ही नहीं होते। अब हमने ये भी देखा था कि हमेशा infinite GP का आप सम नहीं ले सकते, एक पर्टिकुलर केस में ही आप infinite GP का सम ले सकते हो। वो केस क्या है, आपका जो कॉमन रेशियो है उसका मॉड है ना 1 से कम होना चाहिए, मतलब साइन इग्नोर करके जो r की वैल्यू आती है वो 1 से कम होनी चाहिए। बेसिकली r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू जीपी वाले वीडियो में। अब मॉड r की वैल्यू अगर 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमें सीधा सम दे दिया है, सम टू इन्फिनिटी क्या होता है जीपी का, a/1 - r, हमें ना इसकी वैल्यू दे दी है, तो हम क्या करेंगे, चलो इसको पहले इक्वेट कर देते। क्या दिया है, सम हमें 5 दिया है, चलो पहले ये कर लेते, लेट अस इक्वेट दिस। नाउ हमें a की कंडीशन निकालनी है, व्हेन सम कंडीशन फॉर r वी ऑलरेडी नो, वी नो दिस कंडीशन ऑलरेडी। हाउ विल यू डू दिस, कैसे करोगे इसको, देखो आपको r की कंडीशन पता है, r की अगर कंडीशन पता है तो पूरे इक्वेशन को आप r के टर्म्स में ला सकते हो, मतलब r इज इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में लेट अस ट्राई एंड एक्सप्रेस दिस इक्वेशन, कर सकते हैं ना, थोड़ा रीअरेंज ही तो करना है। इसको अगर मैंने RHS में लेकर जा के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 - 5r हो जाएगा, मुझे 5r मिल जाएगा 5 - a की इक्वल, मतलब r की मुझे वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5 - a डिवाइडेड बाय 5। r की अगर ये वैल्यू है 5 - a डिवाइडेड बाय 5, मुझे ये कंडीशन पता है मॉड r जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब इस चीज का जो मॉड है 5 - i/5, इसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखो a के टर्म्स में इसको अगर सॉल्व करोगे तो a के टर्म्स में आपको इनइक्वालिटी आ जाएगी ना,
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें a के टर्म्स में इनइक्वालिटी आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ 5 का मॉड लोगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना, पॉजिटिव साइन ही है वो, इग्नोर करने के लिए नेगेटिव है ही नहीं वहां पे, तो वो 5 ही मिलेगा। तो हम ये 5 को बाहर ले लेते हैं मॉड के और उसको ना RHS में ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 5 माइनस ए लू मैं या a माइनस 5 लू, एक ही बात है। नेगेटिव अगर कर दूंगी मॉड के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 माइनस आई, जस्ट लेट मी टेक a माइनस 5 का मॉड। नाउ दिस शुड बी लेस देन 5। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो मैंने आपको जीपी इन्फिनिट जीपी के टाइम भी बताया था, बट आई विल टेल यू वंस अगेन बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर बोलता है y, कोई भी y अगर सम कांस्टेंट a से उसका मॉड कम है, इसका मतलब होता है कि y जो है ना वो माइनस a और a के बीच में लाई करता है। वैसे ही अगर बड़ा है वो मॉड y का वैल्यू अगर a से बड़ा है तो दैट मीन्स दैट y इज आइदर लेस देन माइनस a और इट इज ग्रेटर देन a। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मॉड ऑफ a माइनस 5 जो है वो 5 से छोटा है, इनडायरेक्टली वो मुझे क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहा है कि a माइनस 5 जो है वो माइनस 5 और 5 के बीच में लाई करता है। a माइनस 5 अगर माइनस 5 और 5 के बीच में लाई करता है तो मुझे a चाहिए वहां से। इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इस इनइक्वालिटी को भी आप सॉल्व कर दो, प्लस 5 कर दो, यहाँ पे दो पूरे इनइक्वालिटी को ऐड कर दो 5 से अगर ऐड कर दोगे तो ये a बन जाएगा। माइनस 5 को अगर 5 से ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 को अगर ऐड करोगे 5 से तो आपको 10 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझा, इजी। सिर्फ क्या करना था आपको सम का वैल्यू दिया था और आपको उस सम के वैल्यू से ना a की वैल्यूज बतानी कि a का इंटरवल बताना है, a कहां से कहां तक लाई कर सकता है। r के बारे में क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है और वो आपको रिक्वायर्ड नहीं, बिकॉज r के बारे में एक चीज आपको खुद से पता है कि इन्फिनिट जीपी के लिए r जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए आप इसको भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवरी टर्म ऑफ अ जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज इज व्हाट। आप सोचोगे मैम यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं दी है, सिर्फ ऐसा एक सेंटेंस दे दिया है, हमें क्या करेंगे इसको। चलो वो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते, फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़ते, ब्रेक करके पढ़ते। क्या बोला है, एवरी टर्म ऑफ अ जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स। इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे। एवरी टर्म ऑफ अ जीपी इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है कि ये एक जीपी है जिसमें अगर आप कोई भी टर्म ले लोगे तो वो पिछले दोनों वालों का सम होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ द जीपी दैट इज गिवन टू यू। और एक और चीज दी है इस जीपी के बारे में कि उसके टर्म्स सारे पॉजिटिव है। ये आपको काम आएगा, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये, पॉजिटिव टर्म्स ऐसी बीच में ना सेंटेंस के बीच में उसको डाल दिया है। दैट इज एन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजीली इग्नोर्ड। इसीलिए ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को ना आपको इग्नोर नहीं करना है। हमें क्या बोला है, एवरी टर्म ऑफ अ जीपी इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स। तो अगर मैं एक जीपी ले लूं A1 A2 an तक एक जीपी ले लेती हूँ मैं, तो हमें बेसिकली क्या बोला है कि अगर आप इसमें कोई भी nth टर्म ले रहे हो तो वो पिछले दो टर्म्स का सम है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं इसको। या फिर अगर मैं ये इसको an+1 an+2 तक लेकर जाऊं तो मैं एक और तरीके से इसको लिख सकती हूँ। इफ आई टेक दिस टू an+2 देन आई कैन से दैट an+2 इज द सम ऑफ an+1 प्लस an. Either way, both of these mean the same thing. The only difference is in the second case, you are taking a GP which has n+2 terms. कोई बात नहीं, वो GP में कितना टर्म्स है उससे हमें मतलब ही नहीं है, उसने कुछ भी टर्म्स के बारे में आपको बोला नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स का कहीं इंफॉर्मेशन है भी नहीं और रिक्वायर्ड भी नहीं है। अब कोई भी टर्म ले लो जीपी का, वैसे बोल रहा है कि कोई भी टर्म ले लो जीपी का, कोई भी टर्म वो अपने पिछले दो वाले टर्म्स का सम होगा। तो मैं ये n के साथ क्यों डील करूं, एंड एक और वेरिएबल में एक्स्ट्रा क्यों लाऊं। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 3 वेरिएबल है, तीनों का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगर मैं एक वेरिएबल को रिमूव कर सकती हूँ, अगर मैं n को हटा सकती हूँ, तो मुझे 2 वेरिएबल्स के साथ ही डील करना पड़ेगा, वो अच्छा होगा ना मेरे लिए। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रैंडमली n प्लस सेकेंड टर्म, n प्लस फर्स्ट टर्म, nth टर्म, मैं एक सेट वैल्यू डाल देती हूँ n को। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म ले सकते हैं,
A3 जो होगा, थर्ड टर्म जो होगा, वो अपने पिछले दोनों वाले का सम होगा, A2 और A1 का सम हो जाएगा वो, यस और नो। A2 और A1 का अगर वो सम हो जाएगा तो मैं सीधा यहाँ पे ये an+2 वगैरह n के टर्म्स में लिखने से अच्छा मैं A3 को लिख देती हूँ A2+A1, इसको A2+A1 लिख लेंगे। अब देखो nth टर्म ऑफ जीपी यूज कर लो, यहाँ पे A3 A2 A1 जो है जीपी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स है। अगर आप यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करोगे AR⁻n−1 तो मुझे A3 की क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे A3 की वैल्यू मिल जाएगी AR², A2 की वैल्यू मिलेगी AR और A1 की वैल्यू मिल जाएगी A। अब तो आप जानते हो क्या करना है, A है पूरे इक्वेशन में, हटा दो उसको, डिवाइड कर दो A से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा R² = R+1, ये हो जाएगा R² - R-1 = 0। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स नहीं मिलने वाले, इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला क्या है आपका, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। क्या है यहाँ पे ये ABC, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे आपकी r की वैल्यू फॉर्मूला मेथड से क्या आ जाएगी, -b मतलब -(-1) प्लस और माइनस √(-1 the whole square) -4 into a is 1 and c is -1 upon 2a which is again 1। तो ये आपको मिल जाता है 1 प्लस और माइनस, ये हो जाएगा 1 + 4 विच इज 5/2। मतलब r की दो वैल्यू आ रही है बेसिकली यहाँ पे, एक वैल्यू है 1 + √5/2, दूसरी वैल्यू है 1 - √5/2। अरे ये तो दोनों है ऑप्शन में। अब बच्चों की ना आदत होती है कि अगर है ना प्लस माइनस दिखता है ना तो टेंडेंसी होती है नेगेटिव को इग्नोर कर दो, नेगेटिव देखो ही मत, देखना ही नहीं है हमें, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब यहाँ पे वो काम कर जाएगा, डी ऑप्शन है आपका, कोई बात नहीं, आपको राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन गलती से अगर इसमें ना फॉर एग्जाम्पल ये नहीं होता और इसकी जगह पर ना आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया होता, तब आप फंस जाते, क्योंकि फिर आप ये लिख के आ जाते और ये आंसर नहीं है। आप बोलोगे मैम क्यों, आ तो रहा है वही आंसर, क्यों ऐसे बोल रहे हो आप कि वो नहीं है आंसर? बिकॉज ये जो छुपी हुई कंडीशन थी ना जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, बीच में इंफॉर्मेशन छुपा दिया था उन्होंने क्वेश्चन के, वो कंडीशन आपको यहाँ यूज करनी है। अगर जीपी का हर टर्म पॉजिटिव होगा तो आर की वैल्यू उसके लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, √5 का वैल्यू चलो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इतना तो पता है कि वो 1 से बड़ा होता है। √5 मतलब √4, 2 से थोड़ा बड़ा होगा ना, वो √4 से बड़ा होगा, इट विल बी अ लिटिल बिट बिगर देन 2। वो 1 से तो बड़ा ही है, अगर वो 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव आने वाली है। सिंस दिस इज नेगेटिव यू कैन नॉट टेक इट, बिकॉज आपको बोला है क्वेश्चन में कि जीपी के टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, इसीलिए आपको ये इग्नोर करना है। जस्ट बिकॉज आपको नेगेटिव पसंद नहीं आता इसीलिए उसको इग्नोर करोगे, ऐसा नहीं है। आपको इसीलिए इग्नोर करना है इसको बिकॉज इस जीपी के पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो ये आपका इग्नोर हो गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सब इजी था, बस छोटा सा ट्विस्ट था इसमें भी। चलो लिख लो इसको भी। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इफ फॉर सम x lying between 0 and π/2 y is equal to some exp is given, क्या है वो देखते हैं, ऑफ sin² x प्लस sin raised to 4x प्लस sin raised to 6x और ऐसी ही इंफिनिटी तक जा रहा है into log 2 is a root of this quadratic equation, then what is the value of this expression? ओके पहले तो ये समझते हैं कि इसमें इसका क्या मतलब है। EXP ऑफ दिस बेसिकली मीन्स दैट वो आपको बोल रहा है कि ये जो पूरी चीज है ना वो E की पावर में e⁻sin² x प्लस sin raised to 4x प्लस sin raised to 6x ऐसी एक सीरीज है जो चल रही है इंफिनिटी तक, एंड बाजू में एक log 2 to the base e भी है। तो
before looking at the rest of the question, let us first solve this. This particular expression over here, sin raised to 2x plus sin raised to 4x sin raised to 6x, ये expression एक GP है. एक GP है जिसका सम निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लगेगा. यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज साइन स्क्वायर एक्स एंड द कॉमन रेशियो इज ऑल्सो साइन स्क्वायर एक्स ओनली, बिकॉज आप साइन रेस टू 4x और साइन स्क्वायर एक्स को जब डिवाइड करोगे आपको साइन स्क्वायर एक्स ही मिलेगा. तो सम के फॉर्मूला से, सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर. व्हाट विल यू गेट, ये हो जाएगा e रेस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाजू में ये log 2 मल्टीप्लाई हो रहा है टू द बेस e. साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. अच्छा, ये तो टैन हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस ले लोगे तो टैन स्क्वायर हो जाएगा. और ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये log 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. आपको एक log की प्रॉपर्टी पता है, अगर log ऑफ x रेस टू m है या x रेस टू n है तो ये बाजू में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, m log x हो जाता है. इन दिस केस आप उल्टा करोगे, ये जो tan स्क्वायर एक्स आएगा आप उसको उसके पावर में ले लोगे, तो दिस बिकम्स e रेस टू log ऑफ 2 टू द बेस e रेस टू tan स्क्वायर एक्स. एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉ ऑफ इक्वल बेसिस. अगर आपके पास ये दो बेसिस सेम है तो आंसर में सिर्फ ये बच जाता है विच इज इक्वल टू एक्स. ओके, नाउ अगर ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन गो एंड चेक आउट द लॉग वीडियो जिसमें हमने ये प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में की है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कब कब क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कब कब यूज होती है वो. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके इसका तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, है ना. अब देखो, इसको मैं हटा देती हूँ. आई विल जस्ट रिमेंबर दैट 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स मुझे y की वैल्यू आई थी. अब मुझे ये बोला है कि ये जो 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. जो ये 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल लें. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इफ यू फैक्टराइज दिस यू गेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दो टर्म्स आपको आ जाते हैं, x माइनस 1 0 है या फिर x माइनस 8 0 है. मतलब x की वैल्यू आपको या तो 1 मिल रही है या तो x की वैल्यू आपको 8 मिल रही है. आपको बोला है कि ये जो y है वो इसका रूट है, मतलब टेक्निकली यहाँ पे y की भी यही वैल्यूज आएंगी, y की भी यही वैल्यूज आएंगी. y लेकिन किसके इक्वल है, y तो 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स के इक्वल है. तो 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स या तो 1 के इक्वल है या तो 8 के इक्वल है. अब यहां से अगर आपको x निकालना है तो आपको पहले tan x मिलेगा. tan x निकालने के लिए आपको RHS वाले टर्म को 2 के पावर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 2 रेस टू tan स्क्वायर एक्स. ये 1 को आप लिख सकते हो 2 रेस टू 0, यानी आपको यहाँ tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 आ रही है. tan स्क्वायर एक्स अगर 0 होगा तो tan x भी 0 होगा, x की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है. लेकिन आपको x का रेंज ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है. सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 8 को 2 क्यूब. तो अब tan स्क्वायर एक्स जो है वो 3 के इक्वल आ जाता है. तो tan x की जो वैल्यू है वो √3 हो गई. प्लस माइनस नहीं लेंगे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप सिर्फ पॉजिटिव लोगे. अगर tan x की वैल्यू √3 है, कब होती है कोई भी एंगल का tan √2 कब होता, √3 कब होता है, जब एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री यानी कि π/3. मतलब आपको ये वैल्यू मिलती है x की. अब अगर ये x की वैल्यू है तो ये तो गाइज आप निकाल ही सकते हो, साइन ऑफ π/3 प्लस कॉस π/3 वही करना है, कर लेते हैं. आप अगर चाहते हो तो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो, बिकॉज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ये तो 10th स्टैंडर्ड में आपने किया है. तो यू गेट साइन π/6, सॉरी नॉट π/6, π/3, साइन ऑफ π/3 प्लस कॉस ऑफ π/3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/3 minus cos of π/3. Sin 60 will be √3/2
cos 60 will be half divided by again sin 60 will be √3/2, cos 60 will be half. √3 + 1 अपॉन √3 - 1 आ जाएगा. आपको पता है डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट नहीं रखते हैं, तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, जिसके लिए आपको उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा विथ √3 + 1. ऊपर √3 + 1 इंटू √3 + 1 यानी कि a + b द होल स्क्वायर हो गया, तो आपको मिलेगा a² + 2ab + b², और नीचे ये हो जाएगा √3² - 1² विच इज नथिंग बट 3 - 1. तो ये आ जाता है 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 2 + √3. दिस इज योर आंसर. बड़ा लंबा था बट कुछ था नहीं, बेसिक कंसेप्ट सिर्फ यूज करने थे. सिर्फ ये जो पार्ट था ये थोड़ा सा यहाँ पे ही सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट था, जीपी वाला. बाकी क्वेश्चन वेरी इजी. I will just load the whole thing for you so you can pause the video and note it down. चलो इसको लिख लो and then we will move ahead. All right, moving ahead. Oh, this is a very nice question. ये application based question है. Application based question में हमेशा मजा आता है. Let S1, S2 and so on up to Sn be squares such that for each value of n that is either greater than or equal to 1, the length of a side of Sn equals the length of a diagonal of Sn plus 1. Again, बहुत सारा information है, कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, then we will try to break it and see what to do. If the length of a side is 10 centimeter, then for which of the following values of n is the area of Sn less than 1 square centimeter? Chalo, let's take a deep breath and read it again. This time we are going to just write down whatever is given. Okay, जो दिया हुआ है, we'll try to analyze each information. First sentence, S1, S2 up to Sn are squares. ये तो समझ गया ना, स्क्वायर दिए है आपको बहुत सारे, 1 से लेके n तक उनको नंबर दे दिया है. n का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बिकॉज 0 नंबर का कहां से आप स्क्वायर लाओगे. n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया. द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ Sn, कोई भी स्क्वायर अगर आप ले रहे हो तो उसका जो लेंथ है इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ Sn प्लस 1. मतलब नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर होगा, पहले वाले का लेंथ दूसरे वाले का डायगोनल बन जाएगा. इसको भी फिलहाल के लिए लेट्स कीप इट असाइड. सबसे सिंपल इंफॉर्मेशन आपको ये दी है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ S1 इज 10 सेंटीमीटर. तो चलो एक काम करते हैं, ये S1 लेंथ जो है ना 10 सेंटीमीटर, उसका एक स्क्वायर बना देते हैं. ठीक है, इसका एक स्क्वायर आ गया. देन कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है. ओके, नाउ लेट्स गो बैक. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ S1 इज 10 सेंटीमीटर. अच्छा, अभी अगर S1 का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो S2 वाला जो स्क्वायर होगा, इसको चलो नाम दे देते हैं. इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. इसका अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जो इसका अगला वाला स्क्वायर होगा Sn प्लस 1, S2 जो स्क्वायर होगा, ये साइड उसकी डायगोनल बन जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हम इसी में बनाने की कोशिश करते हैं. ये साइड अगर उसकी डायगोनल बन रही है तो चलो इधर बीच में ना कहीं भी 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग. 10 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल बनने वाला है, तो इसको डायगोनल रख के एक स्क्वायर बना दो. इसको डायगोनल रख के अगर आपने एक स्क्वायर बना दिया तो आपको ऐसा एक स्क्वायर मिल जाएगा. रोम्बस मत बोलना उसको, वो रोम्बस के लिए वो परपेंडिकुलर नहीं चलता है. ये क्लियरली परपेंडिकुलर दिख रहा है, सब साइड सेम है, इट इज परपेंडिकुलर, ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर आल्सो. So this is the diagonal of a square and this diagonal has length 10 centimeter. Now if this diagonal has length 10 centimeter, can I say that if this is length 10 centimeter, can I say that the side of this square will be 10 by √2? Diagonal जो होता है वो square का √2 times होता है ना, मतलब side will become 1 by √2 times the diagonal. बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही है इसमें. बाकी सारी चीजें आपको क्या करनी है मैं बताती हूँ. अभी देखो, अगर S1 का जो साइड 10 सेंटीमीटर है तो S2 का साइड आपको 10 बाय √2 मिल गया. अब हर जगह ऐसी होगा ना, अगला वाला जो स्क्वायर लोगे, इफ यू टेक वन मोर स्क्वायर, तो उसका साइड उसका डायगोनल 10 बाय √2 होगा एंड अगेन उसको फिर से 1 बाय √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका साइड मिल जाएगा. मतलब बेसिकली S1 स्क्वायर के लिए आपका जो लेंथ है साइड का वो अगर 10 है तो S2 के लिए लेंथ जो है वो बन रहा है 10 बाय √2. S3 के लिए वो बन जाएगा
1/√2 इंटू 10/√2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में साइड का और कुछ यूज नहीं है, आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड नहीं करना, कुछ चीज फाइंड करनी है फॉर पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ एरिया। अगर एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है तो आप क्या करोगे, ऐसा पूछा है। तो आपको साइड्स पता है ना, आप एरिया निकाल सकते हो। A1 क्या होगा, एरिया पहले वाले का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा 10/√2 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1/2 इंटू 10 स्क्वायर। थर्ड वाले का क्या होगा 1/4 इंटू 10 स्क्वायर। Now if you look at this carefully, this is a GP, ये एक GP है। GP है with the common ratio 1/2। सेकेंड वाले को A2 को अगर आप A1 से डिवाइड करोगे you are going to get 1/2। They form a GP। तो इस पर्टिकुलर GP का अगर आपको AN निकालना है तो इट विल बी A1 इंटू R⁻n-1। nth वाला कोई भी अगर आपको चाहिए स्क्वायर, nth स्क्वायर का एरिया ऐसे मिलेगा आपको, जहां पे A1 क्या है, A1 is 100। Now an information is given to you in the question that the area should be less than 1 square centimeter। ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है n का, ओके ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है n का। तो चलो एरिया को मुझे 1 सेंटीमीटर से कम लेना है, मतलब 100 R की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये भी इसमें डाल देती हूँ मैं, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। 100 इंटू 1/2⁻n-1 हो जाएगा ना ये, ओके। तो 100 इंटू 1/2⁻n-1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, विच बेसिकली n नहीं सॉरी 1, ये 1 से कम होना चाहिए, करेक्ट। तो कैन आई से दैट वो 2⁻n-1 अगर इधर चला जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा, या चलो एक स्टेप ऐड कर देते हैं हम लोग, 100 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2⁻n-1। दैट बेसिकली मीन्स दैट 2⁻n-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। 100 अगर उससे कम होना चाहिए तो 2⁻n-1 100 से बड़ा ही होगा ना। इक्वल टू साइन वहां पे है नहीं, आई विल जस्ट सॉरी माई मिस्टेक, वो लेस देन ही बोला है, लेस देन इक्वल टू कहीं पे बोला नहीं है, लेस देन, ओके। अब देखो 2 का पावर है ये, 2⁻n-1 का एक आपको पावर चाहिए जो 100 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा 100 से सबसे क्लोजेस्ट पावर बड़ा ऑफ कोर्स 2 का कौन सा पावर है 128 आता है, मतलब वो उसकी इक्वल होना चाहिए ना, हो सकता है इक्वल होना नहीं चाहिए, हो सकता है उसके इक्वल, 100 से बड़ा चाहिए, 128 की इक्वल हो सकता है, 128 ऑफ कोर्स 100 से बड़ा है, तो हम इसको 128 से बड़ा बोल सकते हैं। अब 128 2 का कौन सा पावर है 2⁻7 है, 128 is nothing but 2⁻7। so if you have 2⁻7 से बड़ा, दैट मीन्स दैट अगेन जैसे आप बेस को इक्वेट कर सकते हो, बेस की इनइक्वालिटीज भी आप फॉर्म कर सकते हो, बेस नहीं सॉरी पावर, बेस अगर इक्वल है तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले, तो आप पावर्स की इनइक्वालिटी भी फॉर्म कर सकते हो। आप n-1 को बोल सकते हो कि वो 7 से बड़ा है, मतलब n जो है वो 8 से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्चुअली n की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 8 हो सकती है, उससे बड़ा चलेगा। यहाँ पे आपको a की वैल्यू दिख रही है जो 8 की इक्वल है या उससे कम है, उससे बड़ी है, तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन, एक बार फिर देख लेते हैं। आपको क्या बोला है कि S1 एक स्क्वायर है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आप स्क्वायर्स आगे बढ़ा रहे हो, इफ यू टेकिंग द नेक्स्ट स्क्वायर, इट्स डायगोनल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब 10 सेंटीमीटर का डायगोनल लेके हम एक स्क्वायर बनाते हैं। अब 10 सेंटीमीटर अगर उसका डायगोनल होगा तो उसका साइड डेफिनेटली 10/√2 हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स आएगा। अगला वाला जब लोगे वो 10/√2 का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। वैसे ही आगे जाते जाओगे तो 1/√2 के मल्टीपल्स में आपको मिलता जाएगा, 1/√2 जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा आगे के साइड्स आने के लिए। आपको अब स्क्वायर के एरियाज के साथ कुछ करना है, तो मैं साइड्स को हटा के एरिया ले लेती हूं यहाँ पे।
अगर 10 सेंटीमीटर आपका साइड है तो एरिया आपका 10 स्क्वायर हो गया डेफिनेटली। ये अगर आपका साइड है 10/√2 तो एरिया बिकम्स 10 स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। मतलब योर एरियाज ऑफ स्क्वायर्स आर इन अ जीपी विथ कॉमन रेशियो 1/2। फर्स्ट टर्म इज डेफिनेटली द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विच विल बिकम नथिंग बट 100। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया के लिए एक nth टर्म फाइंड कर लेंगे। एरिया का nth टर्म हो जाएगा a1 इंटू आर रेज टू n-1। यहां पे a1 की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू डाल दो। हमें बोला है कि आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है n की जिसके लिए एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो लेट्स टेक an शुड बी लेस देन 1। यहां पे आपका ये आ गया 2n-1 को मैंने RHS में ले लिया और फ्लिप कर दिया अपनी इनइक्वालिटी फ्लिप कर दी तो 100 से बड़ा मुझे 2 का पावर चाहिए, 100 से इमीडिएटली बड़ा 2 का पावर मुझे पता है 128 होता है विच इज नथिंग बट 2�7। 2�7 अगर है तो आपका n-1 जो है वो या तो 7 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब आपकी n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 8 या उससे बड़ी। दैट मेक्स योर आंसर एज ऑप्शन बी। चलो इसको मैं हटा दूं तो आप लिख लो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। G1 and G2 are two geometric means and A is the arithmetic mean between these two, between any two numbers. Then you have to find the value of this expression. चलो दो नंबर्स को A और B ले लो। आपको इनके बीच का एक सिंगल अरिथमेटिक मीन बोला है कि A है। अच्छा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमने देखा है, ये वीडियो अरिथमेटिक मीन का भी देखा है एंड ज्योमेट्रिक मीन का भी देखा है। इफ यू हैव नॉट सीन देम एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, यू कैन गो एंड check out that video, introduction to AP as well as introduction to GP. All right, so A is equal to A plus B by 2 will be your single arithmetic mean. G1 and G2 are the two geometric means between them. Two geometric means if you need to insert, then those geometric means are A square B raised to 1/3 and AB square raised to 1/3. All right, A square B raised to 1/3 and AB square raised to 1/3. So इसमें अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें तीनों वैल्यू मिल गई है। लेट्स टेक दिस एक्सप्रेशन एंड जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन देयर। व्हाट इज गिवन? G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू G1 की वैल्यू देखो ये है A square B raised to 1/3 the whole square upon G2 which is AB square raised to 1/3. G2 square AB square raised to 1/3 का स्क्वायर होगा upon G1 is again A square B raised to 1/3. तो चलो इसको आराम से ओपन करते। पहले तो ये 2 स्क्वायर है तो इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं। A square B raised to 2/3 हो गया ये अपॉन AB square raised to 1/3। B square raised to 2/3 हो जाएगा वो डिवाइडेड बाय A square B raised to 1/3। ऑलराइट, तो देखो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये 2/3 पावर दोनों को जाएगा, 1/3 दोनों को जाएगा। सेम चीज इन द सेकेंड फ्रैक्शन ऑल्सो। तो दिस विल बिकम A raised to 4/3 into B raised to 2/3 अपॉन A raised to 1/3 into B raised to 2/3 प्लस A raised to 2/3 into B raised to 4/3 A raised to 2/3 into B raised to 1/3। कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल कर दो। ये देखो ये गया और ये भी चला गया, तो यू आर लेफ्ट विथ A raised to 4/3 अपॉन A raised to 1/3। ये पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, 4 - 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम 4 - 1/3 हो जाएगा। 4 - 1 3 होता है, 3/3 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब A raised to 1 दैट इज A इज लेफ्ट। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B बचेगा। अब देखो A plus B by 2 जो है वो A की इक्वल होता है,
तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, बस दैट्स इट, दैट इज योर आंसर ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया, इजी क्वेश्चन है बहुत, बस थोड़ा सा फ्रैक्शंस के साथ कैलकुलेशन संभाल के करना, मिस्टेक्स होती है वहाँ पे। चलो इसको भी लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 रेज टू साइन थीटा प्लस 2 रेज टू कॉस थीटा इज व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए। आपको इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब कम से कम लीस्ट वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ये आपको पूछा है। आपका एक रिलेशन आपने पढ़ा है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर अरिथमेटिक मीन आपको चाहिए, या आपको पता कैसे चलेगा यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे और कोई कंडीशन दिया नहीं है। आप मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको और कुछ भी कंडीशन नहीं दिया, आपको बस एक एक्सप्रेशन देके रखा है, देयर इज नो इनइक्वालिटी एनीवेयर। if you have to bring an inequality into a situation where there is no other condition given, this is the best way of doing that. अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को उन दोनों के आप ले लो और उनको कंपेयर करो, यू विल गेट सम और द अदर रिलेशन। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। मैं इन दोनों नंबर को ले लूंगी ए और बी, इनका अरिथमेटिक मीन लेती हूँ, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेती हूँ, तो व्हाट विल आई गेट, अरिथमेटिक मीन अगर मुझे इनका लेना है तो मुझे मिलेगा 2 रेज टू साइन थीटा प्लस 2 रेज टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंड द ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2 ना, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी, and this will be greater than root of 2 raised to sine theta into 2 raised to cos theta. Yes, let us take this 2 over there. देखो यहाँ मिल रहा है मुझे 2 raised to sine theta plus 2 raised to cos theta greater than or equal to 2 into, now I can write this as a single base, पावर ऐड हो जाएंगे, और ये रूट को मैं लिख सकती हूँ रेज टू हाफ। बेसिकली दिस बिकम्स 2 into 2 raised to sin theta plus cos theta divided by 2। इसके साथ अगर ऐड कर दूं तो 2 raised to 1 plus sin theta plus cos theta divided by 2। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू मिलेगा। इसका लीस्ट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कभी भी अगर आपके पास होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है बिटवीन माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इसकी लीस्ट वैल्यू है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, इन दिस केस आई नीड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की लीस्ट वैल्यू। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स हियर, ए और बी, यहाँ पे जो है वो 1 और 1 है, तो इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस रूट टू, 1 प्लस 1 करोगे माइनस रूट 2 आएगा। ये एक्सप्रेशन अब लाना है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से जब डिवाइड करोगे तब आपको ये मिल जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 2, ऑल्सो यू नीड टू एड अ 1 ओवर देयर, तो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस रूट 2 बाय 2 विल गिव यू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। मतलब इसका जो लीस्ट वैल्यू होगा इट विल बी 2 रेज टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2, विच इज योर ऑप्शन डी। इजी था, बस वो आपको am ग्रेटर देन gm वाला प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, वही यूज करना है बस, ठीक है। यस, चलो नोट कर लो इसको, या पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन नोट इट। अब देखो आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अरिथमेटिक मीन और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन पे ही बेस्ड है, लेकिन इन सम अदर वे। क्या क्वेश्चन दिया है देखो, लेट ए बी सी डी बी 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी, then you have to find the least value of this expression. ओके, 4 नंबर है, हमें बोला है कि उनका प्रोडक्ट यूनिटी है। अच्छा, प्रोडक्ट यूनिटी है मतलब क्या, यूनिटी मतलब क्या होता है, सिविक्स की क्लास नहीं है, एकता मत बोल देना।
प्रोडक्ट यूनिटी का मतलब प्रोडक्ट इज 1, मतलब 4 नंबर दिए हैं इस तरीके से कि उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 होगा, और आपको इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू निकालना है। चलो ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि हम ओपन कर दें। पहले इन दोनों को ओपन कर देते हैं। आपको मिलेगा 1 + a + b + ab। इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 1 + c + d + cd। यस, अब इन दोनों को ओपन करना है। कोई बात नहीं, एक बिल्कुल आराम से करेंगे, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे और देख के डरेंगे भी नहीं। तो 1 × 1 + c + d + cd ले लो पहले, फिर a × 1 + c + d + cd ले लो, प्लस b × 1 + c + d + cd ले लो, और फाइनली ab × 1 + c + d + cd ले लो। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + c + d + cd + a + ac + ad + acd। यहां खोलोगे तो आपको मिलेगा b + bc + bd + bcd + ab + abc + abd + abcd। सबसे पहले यहाँ पे ना ये ABCD को 1 लिख के ना यहाँ इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, सिंगल जो लेटर है, सिंगल टर्म, उनको लिखते हैं, 2-2 वालों को साथ में लिखते हैं और 3-3 वालों को साथ में लिखते हैं। तो लेट अस राइट दिस एज 1 + 1, ये ABCD की वैल्यू है। देन यू हैव A + B + C + D। 2-2 वाले कौन से हैं? देखो यहाँ पे पहले CD आ रहा है, देन BC आ रहा है, देन BD आ रहा है, AD विल जस्ट कैंसल आउट जो जो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, CD आ गया, हमने BC लिख दिया, हमने, एक मिनट, दिस इज सपोज टू बी BD। ओके, AB AC AD ये बच गए। यस, सब हो गए। अभी 2 वाले हमने सारे ले लिए, या अब 3 वालों पे आ जाते हैं, AB AC AD। ये ABCD तो पहले ही ले लिया, ये देखो अभी 1 2 3 और ये भी गया। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ACD BCD ABC एंड ABD। ठीक है, अब देखो क्यों हमने ऐसा किया है, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन नाउ, हमें ना एक प्रॉपर्टी पता है। वो एक्सप्रेशन को देखने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं। AM ग्रेटर देन GM जो होता है, उससे एक रिलेशन डिराइव होता है कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से इक्वल या उससे बड़ा होगा, 2 से इक्वल या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं नंबर्स को उनके रेसिप्रोकल्स के साथ पेयर करने वाली हूँ, सो दैट आई गेट दिस। अब आप बोलोगे मैम कहाँ है रेसिप्रोकल? यहाँ पर तो है नहीं। रेसिप्रोकल लाने के लिए अब वो जो एक्सप्रेशन दिया है ना, उसको ध्यान से देखो। अगर आपने उसको ध्यान से देखा तो यू कैन से दैट अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है तो वो 1/BCD हो जाएगी। B की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1/ACD लिख सकते हो आप उसको। सिमिलरली इफ अगर C निकालना है तो आप उसको 1/ABD लिख सकते हो। मतलब कोई भी आपने अगर पेयर बना दिया, एक सिंगल नंबर अगर आपको चाहिए, वो बाकी तीनों के प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 2-2 का भी अगर पेयर लेते हो, ए भी अगर आप देखते हो वहां पे, तो वो भी 1/CD हो रहा है, BC भी जो है वो 1/AD हो रहा है। मतलब ऐसे आपके 3 वाले तो पेयर बन ही रहे हैं, 2 वाले भी जो है वो आपस में पेयर बना रहे हैं। जो जो पेयर बना रहे हैं ना, अब इनको हम साथ में लिख देते हैं। ये 1 + 1 2 जो है, इसको पहले लिख लो यहाँ पे। A के साथ 1/BCD आने वाला है, सॉरी
उसको बी सी डी ही लिखती हूँ. ऑफ कोर्स 1/BCD तो नहीं लिख सकते. ए को बी सी डी लिखो ए के साथ. यस, बी के साथ 1/ACD आएगा तो बी के साथ मैं पहले ACD ऐड कर देती हूँ. फिर सी के साथ जो है वो ABD ऐड हो जाएगा और डी के साथ ABC. यस, वैसे ही दो दो का भी आप पेयर बना सकते हो. देखो CD, BC, BD और AB है तो इनमें से अब AB और CD को साथ में लिख दो. राइट, इनको अभी भी अगेन इसको ना कैंसिल कर देते हैं जो जो लिखते जा रहे हैं हम. AB और CD को लिख लिया मैंने साथ में. AC और BD को लिखो अभी. और जो बच गया है वो क्या है अभी AD और BC. अब देखो ये जो BCD है, अब इस BCD को मैं 1/A लिख सकती हूँ. ACD को मैं 1/B लिख सकती हूँ. ABD को मैं 1/C लिख सकती हूँ और ABC को मैं 1/D लिख सकती हूँ. सिमिलरली यहां से भी दोनों को मत लिख देना, कोई भी एक को ही लिखना, बिकॉज नंबर प्लस रेसिप्रोकल यू वांट. CD को मैं 1/AB लिख देती हूँ. AC को ऐसे ही रहने दो. BD को 1/AC लिख देते. AD को ऐसे ही रहने दो. BC को 1/AD लिख देते. अब ये हर एक रेसिप्रोकल का जो पेयर बन रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा. मतलब दिस एंटायर एक्सप्रेशन नाउ विल बी, इसका एक 2 आएगा, B प्लस 1/AB का एक 2 आ जाएगा, C प्लस 1/C का, D प्लस 1/D का, और वैसे ही यहां नीचे भी 3 2 आ जाएंगे. टोटल कितने हैं 4. मतलब द एक्सप्रेशन का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2 विच इज नथिंग बट 8 है. टोटल कितने हैं यहाँ पे 2s? टोटल 8 2s है तो 8 into 2 which gives you 16. that is your answer which is option B. वेरी गुड क्वेश्चन. कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था इसमें एंड यहाँ पे वो स्ट्राइक होना कि रेसिप्रोकल का सम और रेसिप्रोकल्स का सम यू हैव टू यूज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से नोट कर लो और याद रखो कि ऐसा कंसेप्ट हमें करना पड़ सकता है. ऑल राइट, pause and please note it down and it will be time for your DIY question then. Coming to the DIY question. If x is a single arithmetic mean and y, z are two geometric means between two numbers, then you have to find the value of y cube plus z cube. Easy question. Try kar lijiye and let me know the answer in the comment section. I hope you like this video. I hope GP के ऊपर questions क्या क्या आ सकते हैं आपको इसकी अच्छी idea मिल गई होगी. Stay tuned to the channel. JEE questions are coming soon. I hope you have understood all the concepts. If you have any doubts, please let us know in the comment section and we'll be happy to get back to you. Share this video with your friends.